हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिथोस्फेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सो लिथोस्फेयर से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिथोस्फेयर इंक्लूड द एंटायर अर्थ क्रस्ट एंड द पार्ट ऑफ द मेंटल, या ओनली द अर्थ क्रस्ट, द क्रस्ट एंड द आउटर कोर, या एंटायर मेंटल। तो कौन सा आंसर इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो लिथोस्फेयर है दैट इंक्लूड द एंटायर क्रस्ट एंड द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। जब हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं ना, तो लिथोस्फेयर वो एरिया होता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइक सॉइल, लैंड पार्ट जो है सॉइल है, दैट इज लिथोस्फेयर। सो एंटायर क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। एक वीडियो है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आप उसको एक बार थोरोली अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि अर्थ जो है, अर्थ के तीन इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम उसको डिवाइड करें इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो तीन पार्ट में वो डिवाइडेड होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है, वहीं से बात आई है कि लिथोस्फेयर इंक्लूड व्हाट लिथोस्फेयर इंक्लूड। सो लिथोस्फेयर इंक्लूड एंटायर क्रस्ट, पूरा का पूरा अपर वाला जो पार्ट है क्रस्ट, एंड द पार्ट ऑफ मेंटल, एंड द अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जो क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर है मेंटल, उसका कुछ पार्ट, अपर पार्ट बेसिकली। सो वो लिथोस्फेयर में इंक्लूड होता है। सो ओनली अर्थ क्रस्ट नहीं है, द क्रस्ट एंड द आउटर कोर ये भी नहीं है, मेंटल ये भी नहीं है। लिथोस्फेयर इज बेसिकली द सोइल वाला पार्ट है ना। सो लिथोस्फेयर इज द रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ। जो रिजिड आउटर लेयर है अर्थ की, दैट इज क्रस्ट, वो कंप्राइजिंग ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। तो क्रस्ट और जस्ट उसके नीचे वाली जो लेयर है अपर मेंटल, वो वाली। सो एंड इट फॉर्म्स द टेक्टोनिक प्लेट। सो दिस इज द आंसर। द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, मतलब जो क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट को बना रही है, या कॉन्टिनेंट जिस पे है बेसिकली, सो दैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसकी एवरेज थिकनेस क्या है? तो उसकी एवरेज थिकनेस है 35 किलोमीटर। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट वेरीज इन थिकनेस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हर जगह पे 35 किलोमीटर की थिकनेस पे नहीं है, वो वेरी करती है थिकनेस में। बट अगर हम एवरेज ले तो एवरेज उसकी जो थिकनेस है दैट इज 35 किलोमीटर, बट एवरेज इज अराउंड 30 to 40 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर वो मिडिल में लाई कर रहा है, सो दैट इज 35 किलोमीटर। सो बीइंग थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट। और हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक होती है ओशियनिक क्रस्ट, मतलब वो एरिया या वो पार्ट जो ओशन के नीचे है, और एक वो पार्ट है अर्थ का जो कि लैंड है, जिसपे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दैट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट। वो मोटी है, थिकर है। क्यों थिकर है? क्योंकि वो मेन पार्ट है ना, वो लैंड पार्ट है, लैंड हुआ है ना। और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशन इज व्हाट, नीचे क्रस्ट है, ऊपर पानी है। तो ओशियनिक क्रस्ट थिन है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो पूरी की पूरी प्योर क्या है, लैंड पार्ट है। Next we have, which of the following rock are primarily formed from molten magma? जब मैग्मा जो है वो एक तरीके से मेल्ट हो जाता है, मोल्टन जो मैग्मा होता है, तो उससे कौन सी रॉक फॉर्म होती है? सो इस पर भी एक वीडियो है, वोल्केनो। सो वोल्केनो इरप्शन, ये वोल्केनिक इरप्शन जो वीडियो है, एक बार आप उसको चेक करेंगे। उसमें लावा मैग्मा में क्या डिफरेंस है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, और व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वोल्केनो। सो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो मैग्मा है वो एक तरीके से लावा बनता है, एंड व्हाट आर द रॉक दैट विल फॉर्म्ड। सो इसमें क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर प्राइमरीली फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक प्राइमरीली बनती है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैग्मा से जो रॉक की फॉर्मेशन होती है वो होती है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मैग्मा से बनती है, ठीक है। तो अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं कि जब सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जो सेडिमेंट्स हैं वो आते जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन वहाँ से होती है। मेटामॉर्फिक, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन अंडर हीट एंड प्रेशर, तो वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होती है। तो फिलहाल के लिए मैग्मा से जो रॉक की फॉर्मेशन होती है दैट इज इग्नियस रॉक। सो इग्नियस रॉक फॉर्म फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब मैग्मा तो इतना गर्म होता है, वो तो मोल्टन स्टेट में होता है, बट जब वो वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनो जब इरप्ट होता है, फटता है, तो वो जब बाहर निकलता है मैग्मा, तो उसको लावा बोला जाता है। और वहाँ पे जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो बेसिकली जब रॉक की फॉर्मेशन होती है सॉलिडिफाई होके, क्योंकि रॉक तो मोल्टन नहीं होती, रॉक तो तरल नहीं होती, वो तो एक तरीके से सॉलिडिफाई होती है, तो सॉलिड पार्ट होता है। तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, देन सम रॉक फॉर्म, एंड देन दोज रॉक्स आर नोन एज इग्नियस रॉक।
सो इग्नियस रॉक का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। सो ये सारी रॉक है जो मोल्टन मैग्मा से बनी है। द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज, कौन सी बाउंड्री है जो क्रस्ट और मेंटल को एक तरीके से अलग कर रही है, क्रस्ट से मेंटल को अलग कर रही है, उनके बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? सो दैट इज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोला जाता है। इस पर भी एक वीडियो है जिसमें हमने डिसकंटिन्यूटीज की बात की है, सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज। सो इसी तरीके से क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री होती है, मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री होती है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच की बाउंड्री होती है, इनर कोर आउटर कोर। सो वो सारी बाउंड्रीज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। एंड इफ़ यू चेक दिस वीडियो ना तो आपको थोरोली चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो यस, मोहरोविक इज दैट डिसकंटिन्यूटी दैट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द क्रस्ट टू मेंटल। The upper part of the mental behaves plastically and it is called the upper part होता है mental का, it behave plastically। so इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। जो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एस्थेनोस्फेयर लाई बिलो द लिथोस्फेयर एंड अलाउ टेक्टोनिक प्लेट टू मूव ओवर इट ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर। सो डक्टाइल इज बेसिकली मतलब जैसे प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक मुड़ जाती है ना, तो उसी तरीके से एस्थनोस्फेयर भी कुछ इसी तरीके की है। सो ये लिथोस्फेयर के नीचे लाई करती है, मतलब यू कैन से कि मेंटल के ऊपर, मतलब क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो इसने बोला है कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, मेंटल का अपर पार्ट कौन सा है? तो मेंटल का अपर पार्ट मान लीजिए दिस इज द अपर पार्ट ऑफ मेंटल, दिस इज द अपर पार्ट। ओके, सो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं, अगर ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो क्या हम इसे ये बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है अगर ये एस्थेनोस्फेयर है, सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेंटल का अपर पार्ट है? बिल्कुल है, ये मेंटल है ना, तो इसका अपर पार्ट है। एंड क्रस्ट का ये लोअर पार्ट है, मतलब क्रस्ट के ये बिलो लाई कर रहा है, दिस इज क्रस्ट, तो इसके नीचे लाई कर रहा है। तो वही बात बोली गई है यहाँ पे कि जो एस्थेनोस्फेयर है इट लाई बिलो द लिथोस्फेयर, यानी क्रस्ट या लिथोस्फेयर के नीचे लाई करता है, एंड अलाउ टेक्टोनिक प्लेट टू मूव ओवर इट ड्यू टू इट्स डक्टाइल नेचर, और मेंटल का ये अपर पार्ट है। विच रोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रोक? अच्छा, इग्नियस रोक जो है वो दो तरीके की होती है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रोक। सो इग्नियस रोक जो है इसमें से पूछा गया है कि इंट्रूसिव जो इग्नियस रोक है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो ग्रेनाइट इज दैट रोक, ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रोक। ग्रेनाइट फॉर्म्स बिलो अर्थ सरफेस एंड कूल स्लोली। ग्रेनाइट बनती कैसे? इंट्रूसिव क्या होती है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होती हैं कि जब मैग्मा अंदर सॉलिडिफाई हो गया है, अंदर ही रॉक की फॉर्मेशन हो गई है, सो दैट इज समथिंग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट फॉर्म्स बिलो अर्थ सरफेस के नीचे ही, एंड कूल स्लोली गिविंग इट अ कोर्स ग्रेन टेक्सचर, अ क्लासिक इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव में क्या होता है कि जब मैग्मा लावा की फॉर्म में निकल के बाहर आता है और वो बाहर सॉलिडिफाई होता है, तो बाहर रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। विच प्रोसेस ट्रांसफॉर्म सेडिमेंट्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक? तो कौन सी वो प्रोसेस है जो सेडिमेंट्स को सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसफॉर्म करती है, बदलती है? लिथिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है। लिथिफिकेशन, या आप ये बोल सकते हैं कि लिथिफिकेशन प्रोसेस की वजह से सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। तो लिथिफिकेशन क्या है? लिथिफिकेशन इज द कंपैक्शन, कंपैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से दबना, किसी चीज का फ्लैट होना, दब जाना। सो लिथिफिकेशन इज द कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स इनटू सॉलिड रॉक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसे फॉर्म होती है, जब सेडिमेंट्स आते हैं, गिरते हैं, उसके ऊपर और सेडिमेंट आते हैं, तो जो ऊपर वाले सेडिमेंट है वो नीचे वाले सेडिमेंट्स पे एक प्रेशर डालते हैं, तो वो दब जाते हैं। ठीक है, तो एक सीमेंटेशन हो जाता है। सीमेंटेशन मतलब वो दब के एक तरीके से यू कैन से सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके से वो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, सबसे पहले उन डिपॉजिटेड जो सेडिमेंट्स हैं उनका प्रेशर पड़ता है, और नीचे वाले जो सेडिमेंट्स हैं वो सीमेंटेशन उनका हो जाता है, या वो सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज हाउ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म, इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। सो लिथिफिकेशन होता है सेडिमेंट्स का कंपेशन, सेडिमेंट का कंपेक्शन और सीमेंटेशन और सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होना। प्लेट टेक्टोनिक इज ड्रिवन बाई, प्लेट टेक्टोनिक किससे ड्रिवन है? सो प्लेट टेक्टोनिक इज ड्रिवन बाई कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। सो हीट ड्रिवन कन्वेक्शन इनटू द मेंटल मूव टेक्टोनिक प्लेट ऑन द अर्थ सरफेस। होता क्या है
टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जैसे हमने बात की है कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारी जिगजैग प्लेट से मिलके बनी है और उन जिगजैग प्लेट को बोला गया टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, सो होता क्या है कि जो मेंटल है, दिस इज क्रस्ट, नीचे वाली जो लेयर है मेंटल, वहां से हीट मूव करती है, वो कहाँ जाती है, क्रस्ट में जाती है। सो हीट ड्रिवन कन्वेक्शन इन द मेंटल मूव टेक्टोनिक प्लेट। तो जो हीट दैट डिराइव दैट इज ड्रिवन कन्वेक्शन इन द मेंटल एंड दैट मूव द टेक्टोनिक प्लेट, वो टेक्टोनिक प्लेट को क्या करती है, मूव करती है। एंड उसी तरीके से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। तो दैट कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल, those things are the reason they are the reason, that's why tectonic plate move. Which mineral is the most abundant in the earth crust? कौन सा वो मिनरल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। अर्थ क्रस्ट में हम मिनरल की बात करते हैं, कौन सा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन देखने हैं, है ना। वैसे तो अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इज द मिनरल जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बट क्योंकि ऑप्शन में उनमें से कुछ भी नहीं दिया है, सो अभी के लिए हमारा जो आंसर है फेल्ड्स्पार। अगर हम इसमें से देखें, फेल्ड्स्पार इज दैट मिनरल विच इज फाउंड इन द मोस्ट क्वांटिटी इन द अर्थ क्रस्ट, अबंडेंट क्वांटिटी में जो है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है, दैट इज फेल्ड्स्पार। So the feldspar mineral make up about 60% of the earth crust, followed by quartz. उसके बाद आता है quartz. सोइल पीएच जो है वो किससे मेजर की जाती है? अच्छा, पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लोगरिथम या पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है। सो हाइड्रोजन आयन इज बेसिकली द हीरो इन दिस। अब ऑर्गेनिक कंटेंट गलत, सॉइल टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। अब पीएच की फुल फॉर्म अगर आपको पता है, पीएच आपको पता है क्या होती है, तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉइल कंपेक्शन से पीएच का कोई मतलब ही है। मेजर की बात कर रहे हैं ना, तो मेजर किससे करेंगे कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे एच दिया है, तो एच का मतलब ही यही है कि एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से हम मेजर करते हैं कि सॉइल की पीएच क्या है। सॉइल पीएच इंडिकेट द एसिडिटी एंड एल्कनिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की पीएच ये बताती है कि सॉइल कितनी अम्लीय है, मतलब कि कितनी एसिडिक है, कितनी वो बेसिक है, यानी उसकी एल्कनिटी कितनी है, एंड डायरेक्टली लिंक टू एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और ये डायरेक्टली लिंक करता है एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। मतलब अगर एच प्लस आयन बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगी, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी, और अगर एच प्लस आयन कम है तो वो उतनी ही ज़्यादा कम एसिडिक होगी, मतलब कि बेसिक होगी। और अगर H प्लस आयन कम है तो ज़्यादा क्या होंगे, फिर OH माइनस आयन। तो बेसिकली हम एक पैरामीटर लेते हैं H प्लस आयन। सो H प्लस आयन से हम मेजर करते हैं कि पीएच कितनी है। अगर ज़्यादा H प्लस आयन है तो पीएच जो है क्या है, एसिडिक। और अगर कम H प्लस आयन है तो पीएच क्या है, कम है, मतलब सॉइल जो है वो बेसिक है। नेक्स्ट वी हैव विच टाइप ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल। कौन सी तरीके की वेदरिंग है जो कि जिसमें क्या होता है, केमिकल ऑल्टरेशन हो जाता है मिनरल का, मतलब जो मिनरल है उनका केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएशन है वो चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल कुछ तो रिएक्शंस होती हैं और केमिकल उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है मिनरल का। सो वे किस तरीके की वेदरिंग है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है केमिकल ऑल्टरेशन कब होगा। विच टाइप ऑफ वेदरिंग इन्वॉल्व केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ मिनरल। तो किस वेदरिंग में केमिकली जो कंपाउंड्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो बदलेंगे, वो केमिकल वेदरिंग में बदलेंगे। सो केमिकल वेदरिंग जो है वो चेंज कर देता है मिनरल कंपोजिशन को। क्यों चेंज करता है, क्योंकि रिएक्शंस होती हैं, कुछ मिनरल बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव मिनरल को रिप्लेस कर देते हैं। कुछ मिनरल की रिएक्टिविटी, दो मिनरल की रिएक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो दिस इज हाउ रिएक्शन विल गो। और केमिकल रिएक्शन की वजह से नए कंपाउंड देखने को मिलेंगे, तो मिनरल में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो केमिकल वेदरिंग चेंजेस द मिनरल कंपोजिशन वाया केमिकल रिएक्शन विद, किसके साथ केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे वाटर के साथ, यानी मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट किया मिनरल ने, या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट किया, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो इस तरीके से क्या होता है, मिनरल रिएक्ट करता है, और मिनरल रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग होती है। मतलब कि वो जो मिनरल टूटा है, वो जो वेदर्ड हुआ है, वो केमिकल ऑल्टरेशन की वजह से हुआ है। केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो मिनरल
टूट गया है, तो दैट इज मिट्टी का बनना, मतलब वेदरिंग की वजह से मिट्टी बनती है ना, सो दैट एक रॉक पार्ट का टूटना, दैट इज नोन एज वेदरिंग। और वो वेदरिंग अगर केमिकल ऑल्टरेशन की वजह से हो रही है तो उसको केमिकल वेदरिंग बोला जाता है। द जोन ऑफ वेदर्ड रॉक एंड सॉइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ, तो वो जोन या वो एरिया जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, वो कौन सा वेदर्ड रॉक होती है, एंड वो कौन सी सॉइल होती है दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ। तो रिगोलिथ इज दैट जोन ऑफ वेदर्ड रॉक। रिगोलिथ इज द लूज लेयर अबव बेड रॉक कंपोज्ड ऑफ सॉइल, सेडिमेंट्स एंड ब्रोकन रॉक। सो जैसे कि आपको बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बोला है द जोन ऑफ वेदर्ड रॉक। अगर आपसे सिंपल सिंपल ये पूछा जाता है कि कौन सा जो एरिया है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो सीधा सीधा बायोस्फीयर होता है ना। बट यहाँ पे पूछा गया है द जोन ऑफ वेदर्ड रॉक, ऐसा कौन सा वेदर्ड रॉक का वो जोन है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट लाइफ को। अब बेड रॉक तो सपोर्ट नहीं करेगा प्लांट लाइफ को, क्योंकि वो तो पूरा कंकड़ पत्थर है, वहाँ पे तो बड़ी बड़ी रॉक्स चट्टाने हैं, तो वो तो सपोर्ट नहीं करेगा प्लांट लाइफ को। सो दैट इज रिगोलिथ। So that is the loose layer above the bedrock. Okay, next we have which part of the plate boundary is associated with the formation of mountain range like Himalayas. Which which type of plate boundary is associated with the formation of mountainous range like Himalayas? तो कन्वर्जेंट या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो प्लेट बाउंड्री है दैट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज हिमालय। सो बेसिकली इसमें ये बोला है कि देखो जो बड़ी बड़ी पहाड़ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करती है, एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर दूसरी टेक्टोनिक प्लेट आ जाती है। सो इस तरीके से क्या बनता है, हिमालय जैसे बड़े माउंटेन्स बनती हैं। तो विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालय। तो इसमें वो प्लेट बाउंड्री का नाम पूछा है जो कि ऐसी माउंटेनियस रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी माउंटेनियस रेंज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हिमालयास। तो एक आपको एग्जांपल देके बताया है कि जैसे कि हिमालयास। सो कन्वर्जेंट या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल इज दैट प्लेट बाउंड्री। सो द हिमालयस फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अब हुआ क्या है, जो हिमालय बने हो कैसे बने हैं, इंडियन और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड हुई, कन्वर्जेंट हुई, एंड देन दोज माउंटेनियस रेंज विल लाइक दोज माउंटेनियस रेंज अकर। सो ऐसे माउंटेनियस रेंज वो अकर हुई बनी। सो दिस इज द प्लेट बाउंड्री। ओके, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिगोलिथ के बारे में, क्योंकि रिगोलिथ इज द टर्म जो नई है इसमें बहुत ज़्यादा। सो रिगोलिथ के बारे में थोड़ा और मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिगोलिथ जो है वो एक लूज लेयर है दैट इज द हेट्रोजीनियस मटेरियल दैट कवर सॉलिड रॉक। और रिगोलिथ में क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या क्या चीज़ें आती है, दैट दैट इंक्लूड डस्ट, दैट इंक्लूड सॉइल, दैट इंक्लूड ब्रोकन ब्रोकन रॉक, that include broken rock, and another metal or be material that is related to dust, soil or broken rock. So अगर हम रिगोलिथ अर्थ की रिगोलिथ की बात करें, तो अर्थ रिगोलिथ इंक्लूड सॉइल या वो एलुवियल सॉइल जो कि जो रिवर से वाटर आता है और जो भी वो सेडिमेंट इकट्ठा करके लेके आता है, तो उन सेडिमेंट्स से जो फॉर्म होती है दैट इज अर्थ रिगोलिथ। And yes, it is that loose material that cover the bedrock. अब बनती कैसे है, ये इसलिए बनती है बिकॉज जो जैसे विंड की वजह से इरोजन हुआ है, सॉरी वेदरिंग हुई है, विंड की वजह से वेदरिंग हुई है, वाटर की वजह से वेदरिंग हुई है, या केमिकल वेदरिंग हुई है, या टेम्परेचर चेंज की वजह से वेदरिंग हुई है। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इस तरीके के डस्ट, सॉइल, ब्रोकन रॉक की ऊपर वाली जो लेयर है वो फॉर्म होती है, एंड दैट लूज लेयर इज नोन एज रिगोलिथ। सो यस, this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. In this video we had discussed about lithosphere, जिसमें हमने इग्नियस रॉक के बारे में बात किया, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात की, जिसमें हमने डिस्कस किया बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री किस बाउंड्री से फॉर्मेशन होती है माउंटेनियस रेंज की। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सॉइल पीएच एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगा आई इंक्लूड इन दिस क्विज। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन पढ़ के, और यहाँ पे अभी ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं इस आंसर को अभी कैसे हाइड कर पाऊँ,
सो अभी के लिए मेरा जो फ़ोकस है वो ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर क्विज़ के क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊँ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये आंसर है। तो इससे हमें 2 चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो हमारा प्री है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है वो भी क्लियर होगा। उसके क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। एंड नेक्स्ट थिंग, जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन है ना तो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में या मेंस में, तो ये हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी या एक हमारे पास एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हमें इसके ज़्यादा पॉइंट्स पता हैं किसी भी टॉपिक के, तो हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ सब्जेक्टिव है एंड वी वांट टू हैव सम पॉइंट इन आवर हैंड, है ना? सो कुछ पॉइंट हमारे पास होने चाहिए और हम उन्हें एग्जैक्ट आंसर दे सके, कहानी ना बने। सो दिस इज द रीजन फॉर द एक्सप्लेनेशन, दैट्स वाई आई कैन नॉट हाइड द आंसर। सो यस, I hope you find this video valuable, you find this informative. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.